Welcome to our YouTube channel Mentors Intellectual Hub. Dear students of sociology in general and students of sociology in IGNOU particularly, today I am with you with an important topic, that is sociological theory. जैसा कि आप सबको पता है कि IGNOU का जो पैटर्न है एक डिफरेंट पैटर्न है। IGNOU का जो भी पेपर होता है, जैसे हमने आज पहला पेपर उठाया है आपका सोशोलॉजी थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स, उसमें जो पहला ब्लॉक है अप्रोचिंग टू द सोशोलॉजिकल थ्योरी, उसके जितने भी सारे यूनिट्स है आज मैं इस वीडियो के ज़रिए ट्राई करूँगा कि आपको वो सारे यूनिट समझाने की कोशिश करूँगा। बट उससे पहले अगर आपको याद हो कि एज ए न्यू स्टूडेंट्स, एज ए न्यू एंट्रेंट्स इन IGNOU, आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो 2 साल के लिए मिनिमम होता है और मैक्सिमम 5 इयर्स। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। टोटल है 64 क्रेडिट्स, जिसमें 32 क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने होते हैं और 32 क्रेडिट्स सेकंड ईयर में। उसके बाद आपको एक और कंपोनेंट याद होना चाहिए कि काउंसलिंग होती है आपको हर संडे, जिसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अपनी चैनल पर। तो आप अगर आपको डिटेल्ड में वो जानना है कि वो किस तरीके की काउंसलिंग होती है, असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है, स्टडी मटेरियल कैसे मिलता है, वो सारा आप उस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे। तो सीधे चलते हम अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक आज का है वो है अप्रोचिंग टू द सोशोलॉजिकल थ्योरी। लेकिन IGNOU में क्या है, जो ब्लॉक फर्स्ट है उसका जो पहला यूनिट है उसमें आपको बोला गया है कि आप सोशल थ्योरी एंड इट्स कंटेक्स्ट के बारे में जान लीजिए। बट सोशल थ्योरी एंड इट्स कंटेक्स्ट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सोशोलॉजिकल थ्योरी। अगर हम सोशोलॉजिकल थ्योरी को डिफ़ाइन करें, हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे इसको, इट इज़ अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज़ that allow for the systemization of knowledge of social world. Okay, I will explain this. This knowledge is then used to explain social world and make predictions about the future of the social world. तो सोशोलॉजिकल थ्योरी का जो फोकस है, इट गिव्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड, यानी सोशल वर्ल्ड कैसे बना, प्रेडिक्शन देते हैं इसमें कि फ्यूचर कैसे होगा हमारा अगर इस तरीके से चला, अगर हमारी सोसाइटी इस तरीके से चली, हमारी सोसाइटी पिछली सोसाइटीज़ कैसी थी। ये सारी नॉलेज हमें सोशोलॉजिकल थ्योरी से मिलती है। तो सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ में अगर हम देखें, मेन जो हमारे सोशोलॉजिस्ट है जैसे अगस्ट कॉम है, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्केम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इनको बोला जाता है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरिस्ट। लेकिन जो नए सोशोलॉजिकल थ्योरिस्ट है उनमें आता है टैलकट, पार्सन, आर कोलिन्स, मर्टन एट्सेट्रा। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि अगर सोशोलॉजिकल थ्योरी है, सोशल थ्योरी किसको हम बोलते हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, यू शुड नो दीज थिंग्स। सोशोलॉजिकल थ्योरी तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ये एक ऐसा आइडिया होता है, हमारा इंटरलेटेड आइडिया होता है, जिससे हमें सोशल वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, नॉलेज पता चलती है सोशल वर्ल्ड की, और इसी नॉलेज को हम फिर बाकी ट्रांसफ़र करते हैं अपनी सोशल वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, या अपना फ्यूचर कैसा होगा, हमारी सोसाइटी का फ्यूचर कैसे होगा। ये हमें सोशोलॉजिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं। अब सोशल थ्योरिस्ट कौन वो होते हैं, उस सोशल थ्योरिस्ट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए सोशल थ्योरी किसको कहा जाता है। तो इसके लिए एक स्कॉलर है अकॉर्डिंग टू एलन, उसने बोला सोशल थ्योरी फोकस ऑन कमेंट्री एंड क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी रादर देन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत है, जो सोशोलॉजिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन जो सोशल थ्योरी है ये उसी एक्सप्लेनेशन का क्रिटिक बन जाता है बाद में, कि अगर ये थ्योरी ठीक है तो इसमें कोई अगर कमी है, क्या चीज़ की कमी है, या ये ठीक है या गलत है, वो कौन हमें फोकस करता है, वो सोशल थ्योरिस्ट जो होते हैं। सोशल थ्योरिस्ट में जैसे प्रोमिनेंट सोशल थ्योरिस्ट हैबरमास है, एंटोनी गिडन्स है, गोफमैन है, जैक्स डेरिडा है और फोकाल्ट एट्सेट्रा, ये सारे आते हैं किसमें। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत, सोशल थ्योरी
एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एक्सप्लेनेशन देती है और उस एक्सप्लेनेशन के बारे में जो डिटेल्ड व्यूज़ होते हैं, चाहे उसका कंटेक्स्ट, चाहे उसकी मतलब उसका क्रिटिक हो, वो हमें सोशल थ्योरिस्ट बताता है। ओके नाउ उसके बाद जितने भी सारे इसमें टॉपिक है, आपको इस ब्लॉक में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, उनमें सबसे जो मेन टॉपिक है डेट इज़ सोशल थ्योरी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल थ्योरी। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो यूनिट फर्स्ट है इसी पे उसकी बुनियाद है। कंटेक्स्ट हमें सोशल थ्योरी का क्या है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी का कंटेक्स्ट हमें जानना है। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी का जो कंटेक्स्ट है, अगर हम देखेंगे जो हमारी सोसाइटी है, इट रन्स ऑन टू थिंग्स। एक तो था इनका इसका इन कंटेक्स्ट, दूसरा होता है आउटर कंटेक्स्ट। जो इनर कंटेक्स्ट है एक्चुअली इट इज़ अ बैकग्राउंड एंड माइंडसेट ऑफ द थ्योरिस्ट, और जो आउटर कंटेक्स्ट है इसका दैट इज़ अबाउट ओवरऑल एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट में ये रहता है ये सोशल थ्योरिस्ट। यानी अगर सोशल थ्योरिस्ट कोई है, जो उसका इनर कंटेक्स्ट है, जो माइंडसेट इसका है, वो होता है इनर कंटेक्स्ट, और जो आउटर वर्ल्ड है वो उसका होता है आउटर कंटेक्स्ट। तो जो इंटरप्ले बिटवीन दीज टू कंटेक्स्ट क्रिएट्स अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो जो आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के दरमियान जो एक पार्ट प्ले करता है, उसी चीज़ को हम उसी से सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर सोशियोलॉजी में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का रोल देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कितनी बड़ी चेंज आ गई हमारी सोसाइटी में। ठीक, तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी का जो कंटेक्स्ट इस वक्त है फिर क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उससे क्या हुआ, उससे हमारी सोसाइटी में इतनी सारी चेंजेस, पॉजिटिव चेंज भी आ गई, नेगेटिव चीज़। यहाँ पे आपको गौर करने की बात है कि जो भी सोसाइटी में चेंज या चाहे पॉजिटिव आती है नहीं, उससे सोसाइटी पे फ़र्क पड़ता है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, उससे जितनी भी सारी चेंज, तो हमारी सोशियोलॉजिकल थ्योरी का कंटेक्ट उस वक्त क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, तो ये सारी मतलब उसी के बुनियाद से ये चलती है, फिर आगे थ्योरीज उसी तरीके से डेवलप होती है, उसका एक कंटेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड होता है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक ब्लॉक है, इसमें तकरीबन 4 यूनिट्स हैं, और 4 यूनिट्स में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो तकरीबन कुल मिला के 20-25 क्वेश्चन बन जाती। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी कि आधे घंटे में तकरीबन 25 क्वेश्चन डिफ़ाइन करूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा है कि कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊँ। उसके बाद है प्रोमिनेंस ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म कैसे वजूद में आया, जब सोशलिज्म वजूद में आया तो उसके बाद कैपिटलिज्म ख़त्म हुआ। ठीक है, कॉम एंड एनलाइटमेंट, ये सारी जो चीज़ें इसमें दी है भी आगे हम डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि आगे अलग अलग के यूनिट्स आने वाले हैं, अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग यूनिट आने वाला है। उसमें आपको सोशलिज्म भी हम समझाएंगे, एनलाइटमेंट, कॉम का एनलाइटमेंट, या दुर्खेम ने क्या बोला है, या मार्क्सन आइडियोलॉजी, या स्पेंसर्स एवोल्यूशन, वो सारे हम आपको अपने अपने टाइम पे, जब उनका टाइम आएगा तो उस वक्त उनके बारे में भी हम अपनी वीडियोस बिल्कुल। लेकिन इस वीडियो में आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा सोशियोलॉजिकल थ्योरी और सोशल थ्योरी में क्या फ़र्क है, ये जो पहला यूनिट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, जो हमारा जिस सिलेबस है, इस सिलेबस में जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है वो है कंसेप्ट एंड थ्योरी। ठीक, यूनिट एट। अब अगर हमने एक नया सब्जेक्ट वजूद में आया, ठीक, उसके अलग अलग कंसेप्ट, उसके अलग अलग थ्योरीज है, ये थ्योरी या कंसेप्ट कैसे बनता है। ठीक है, इफ़ वी डिफाइन एस कंसेप्ट वी कैन से दैट इट इज़ अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्ट्स। व्हेन ए फिलोसफर यूज अ वर्ड इट गेट्स टेक्निकल मीनिंग एंड बिकम्स ए कंसेप्ट। तो ये क्या है, व्हाट्स कंसेप्ट, इट इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट उनकी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जब फिलोसफर कोई वर्ड यूज़ करता है वो बन जाता है क्या, इट गेट्स टेक एंड बिकम अ कंसेप्ट। कंसेप्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ माइंड व्हेन इट्स मीनिंग इज शेयर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज टेक प्लेस। ठीक, कंसेप्ट्स क्या होती है एक्चुअली, प्रोडक्ट्स ऑफ माइंड। जब इनकी मीनिंग शेयर हम करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, आइडियाज़। अब अगर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ चेयर। ठीक, अगर चेयर को हम बोले व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चेयर। ठीक, चेयर के दो कंटेक्स्ट है। अगर एक कंटेक्स्ट में हम देखेंगे चेयर, एक कंसेप्ट में हम देखेंगे चेयर, तो चेयर इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेइंग। ओके, बट अगर नेक्स्ट दूसरा कंटेक्स्ट हम देखें, चेयर डिनोट्स ए पोजीशन। ठीक, एक ही ऑफिस में दो तरह की चेयर्स होती है, एक चेयर बॉस के लिए होती है, दूसरी चेयर एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। तो डैट मीन्स जो चेयर यहाँ पे है, दो कंसेप्ट मिल के बने, एक ने एक तरीके से आपने इस चेयर को डिफाइन किया, दूसरे ने दूसरे तरीके से चेयर को डिफाइन किया, तो ये कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, इट्स
डेट्स वाई वी से डेट्स शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्ट्स। और जब फिलासफर कोई वर्ड यूज़ करता है तो कंसेप्ट बन जाता है। उसके बाद थ्योरी है। अब थ्योरी कैसे है? थ्योरी इज एक्चुअली इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड देयर इंटररिलेशनशिप। जब डिफरेंट कंसेप्ट बन जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं फिर? वो बनाते हैं एक थ्योरी। ठीक। तो concepts after a number of trials or experiment become a hypothesis and hypothesis later on gets the shape of a theoretical conclusion। तो थ्योरी जब बहुत सारे कंसेप्ट मिल के बन जाते हैं वो एक थ्योरी बनाते हैं, और उस थ्योरी को वो पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, और वो हाइपोथेसिस के बाद हम थ्योरी को में उसकी शेप देते। ठीक। अब अगर थोड़ा आगे हम जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंसेप्ट अगर साइंस में हम देखें तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर है डेट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन वाज 1, या पहले अगर हम देखेंगे 92 एलिमेंट्स यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में थे, उसके बाद उनकी उनकी पुश उनकी हम क्या कहते हैं, उनका नंबर बढ़ के 110 हो गया। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते गए, जैसे जितनी जितनी ज़्यादा रिसर्च ज़्यादा हो गई उतनी उतनी ज़्यादा फिर वो चीज़ बढ़ती गई। तो अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो तीसरा यूनिट हमारा है, जो जहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल हमारा, जो आगे हम जो थ्योरिस्ट जितने भी हैं सोशियोलॉजी के, उनके बारे में हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक। सबसे पहला जो कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक। क्लासिकल थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा ये ज़्यादा मतलब लगता होगा कि हम ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि अगर मैंने पहले ही बोला कि दीज आर इट कवर्स एट लीस्ट 25 क्वेश्चंस, और एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द 25 क्वेश्चंस इन अ पीरियड ऑफ हाफ एन आवर। ठीक। अब क्योंकि आपके पास मटेरियल भी अवेलेबल है, आप उस मटेरियल पे भी देख सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि किसी हद तक आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाद में अगर आपको लगता है कि पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो हम हमारे कमेंट सेक्शन में हम देखते उसके लिए फिर हम नए वीडियो बना सकते हैं। यहाँ जितने भी सारे आगे भी कंसेप्ट है वो सब इंशाल्लाह सारे डील हो जाएंगे धीरे धीरे, बट टेक्स टाइम। तो क्लासिकल एरा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी से पहले हमें पता क्लासिकल एरा क्या है। क्लासिकल एरा सोशियोलॉजी में उस स्टेज को कहा जाता है जब सोशियोलॉजी एक नए डिसिप्लिन में वजूद में आई। ठीक है, आपको पता है कि सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है। वी कैन से दैट इट्स एन इमर्जिंग सब्जेक्ट, स्टिल एन इमर्जिंग सब्जेक्ट। सबसे पहले 1839 में कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी या जो कॉइन की है सोशियोलॉजी टर्म किसने की है? अगस्टस कॉम्टे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हिम फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक। तो अगर क्लासिकल एरा किसको कहा जाता तो वो एरा 1839 यानी 19th सेंचुरी जो एरा है उसको हम क्लासिकल थ्योरी, उसमें जो थ्योरिस्ट है जितने भी सारे थ्योरिस्ट है उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे हमने अगस्ट कोम ने दिया है, जो उसकी मेन कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे लॉ ऑफ 3 स्टेज। तो लॉ ऑफ 3 स्टेज में 3 स्टेज आते हैं, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव स्टेज। तो थियोलॉजिकल स्टेज अगर हम थोड़ा डिफाइन करें तो उसमें जितनी भी सारी एक्सप्लेनेशंस थी, इवेंट्स बने थे, दे पीपल आर सेइंग दैट दे हैपन बाय नेचर and they were attributed to the god। जैसे we can say that explanation consider the event is happening in nature were attributed to god who was supposed to be in full command in of the situation। यानी एक ऐसा पीरियड हमारी सोसाइटी में जितने भी सारे कंसेप्ट आते थे, जितने भी सारे, तो कहा जाता है कि इसका एक रीज़न क्या है, बस ये गॉड ने क्रिएट किया, बस उनका कोई रीज़न नहीं है। उसी स्टेज को हम थियोलॉजिकल स्टेज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो अगस्ट कोम ने दिया है, कॉल्ड एज मेटाफिजिकल स्टेज। It actually refers to the traditional stage where events take place are not considered as supernatural nor as based on scientific। उसके बाद एक और स्टेज आया मेटाफिजिकल स्टेज। उसमें भी इंसान को एक इंसान अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो कंसेप्ट आए हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द कंसेप्ट ऑफ दिस, जैसे दिन और रात का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो रात कैसे बनती है, हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड। ठीक, what is sun, what are stars,
ऐसे ही मतलब जितने भी सारे कंसेप्ट हमारे सोसाइटी में हैं, जितने भी सारे कंसेप्ट हमारे इर्द गिर्द हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से नहीं होती, तो उस स्टेज को हम एज ए दिस अगस्ट कोम ने बोला इट्स मेटाफिजिक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज उसने जो बोला वो है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में क्या हुआ, इसमें उसने कहा कि ये वो स्टेज है जहाँ से एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल लॉजिक तरीके से हमें पता चला कि और पता चला कि ये जो हर एक चीज़ की लेकिन बट वो फाइनल नहीं है, वो फाइनल नहीं है। बट एक्सप्लेनेशन हमें पता चली ये कि ये जैसे डे एंड नाइट्स कैसे बनते हैं, रोटेशनल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जहन में आया। ठीक, इस स्टेज में लोगों को ये पता चला कि व्हाट इज़ दिस स्टेज, व्हाट इज़ दिस स्टेज, ये कैसे हुआ, डे कैसे बन गई, रात कैसे बनती है, नाइट कैसे बनती है। ठीक, ये सारा कंसेप्ट उस स्टेज को हम पॉजिटिव स्टेज कहते हैं, जो मिस्टर अगस्ट कोम ने फिर बोला। ठीक है, उसके बाद दुर्खेम का सोशल फैक्ट और सुसाइड। तो जैसे सोशल फैक्ट हम डिफाइन करें, इट इज़ दैट वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग विच इज़ मोर और लेस जनरल इन ए गिवन सोसाइटी, दे आर रियल एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके कैरेक्टर्स अगर हम बोलेंगे, सोशल एक्सटर्नलिटी, कॉन्स्टेंट ऑन इंडिविजुअल, जनरलिटी, इंडिपेंडेंस, नॉर्मल फैक्ट, पैथोलॉजिकल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट जो सोसाइटी में होता है वो दुर्खेम ने डिफाइन किया। तो उसने कहा कि उसके कुछ कैरेक्टर्स है, एक्सटर्नलिटी हो एक कैरेक्टर है, कंस्टेंट टू ऑन इंडिविजुअल, जनरलिटी, इंटरडिपेंडेंस। तो जैसे नॉर्मल, फिर उसको कैटेगराइज किया नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। ये सारे कंसेप्ट आपको आगे समझ में आएंगे कि आगे हम डिटेल्ड एक्सप्लेन, जैसे सुसाइड है, ठीक है, या सोशल फैक्ट है, तो इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है आपके सब जिस सिलेबस में। उस सिलेबस में आप जब आगे आगे जाओगे, यहाँ पे थोड़ा, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एज़ पर योर सिलेबस के हिसाब से मैं यहाँ से चल रहा हूँ सिलेबस के मुताबिक। तो उसके बाद नॉर्मल फैक्ट और पैथोलॉजिकल फैक्ट। अगर नॉर्मल फैक्ट है, फॉर एग्जांपल क्राइम है, अगर क्राइम ज़्यादा बढ़ा तो ये इट बिकम्स पैथोलॉजिकल। ठीक, तो इसी तरह सुसाइड, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट विच अ मैन और वुमेन do despite of the fact that it lead to the death। जैसे सुसाइड मतलब ये एक अमल है, एक ऐसा एक्ट है जो इंसान को पता होता है कि ये करके मैं मरने जा रहा हूँ, फिर भी ये करता है। उसके बाद उसने टाइप्स उसके ईगोइस्टिक, अनामिक, अल्ट्रुस्टिक एंड फैटलिस्टिक, वो सारे फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, सॉलिडारिटी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये पूरे बहुत सारे कंसेप्ट जो दुर्खेम ने दिए है, वो आगे जाके आपको एक्सप्लेन हम करेंगे इसी चैनल के जरिए। बट आज जो हमारा पहला ये वीडियो है, जो पहला ब्लॉग है हमारा, इसमें हमारा सेट्रस ये है कि हमारा सोशोलॉजिकल थ्योरी किसको बोलते हैं, सोशल थ्योरी किसको कहा जाता है, और क्लासिकल थ्योरीज जो थ्योरिस्ट्स है, जैसे अगस्ट कोम है, इमैनुएल दुर्खेम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, स्पेंसर है, इन सारों ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं, और कंसेप्ट किसको कहा जाता है और थ्योरी किसको कहा जाता है, इसमें हम ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे करेंगे। उसके बाद मैक्स वेबर ने जो सोशल एक्शन का कंसेप्ट दिया, आइडियल टाइप दिया है, ब्यूरोक्रेसी दिया है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटल, सारे कंसेप्ट टालकेट पार्सन के, AGIL पैराडिग्म, सोशल एक्शन, एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, AGIL पैराडिग्म इसने दिया है। तो ये सारे आपको धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे, क्योंकि बुनियाद जो हमारी सोशोलॉजी की है, क्लासिकल थ्योरिस्ट है, तो मैक्सिमम जो थ्योरी, जैसे अभी हमने पहले बोला था कि सोशोलॉजिकल थ्योरी किसको कहा जाता है, तो जितनी भी सारी एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड दी गई है, उनमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है डेट्स ऑफ दीज 5 स्कॉलर्स, अगस्ट कोम, इमैनुएल दुर्खेम, हर्बर्ट स्पिन, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स, इन सारों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें किए। तो ये सारे कंसेप्ट आपको धीरे धीरे आपको पढ़ने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपको याद करने पड़ेंगे, और आगे भी हम इसके बारे में, हर एक कंसेप्ट के बारे में एक वीडियो आपसे शेयर करेंगे। वी आर कमिटेड डेट, हमने ऑलरेडी बोला है अपने प्रीवियस वीडियो में कि वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज आवर सर्विसेज, दिस चैनल इज़ मेंट फॉर नॉलेज काउंसलिंग। तो जितनी भी ज़्यादा नॉलेज काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी सारे वीडियोज़ हैं, हम धीरे धीरे इसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद एक और यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज़ पैराडिग्म। पैराडिग्म यहाँ पे थोड़ा मैं अगर डिफाइन करूँ, इट इज़ अ फेस इन विच ए सिंगल थ्योरी और ए सेट ऑफ थ्योरीज बिकम डोमिनेंट और अदर। ठीक, इट वॉज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय कोहन, अकॉर्डिंग टू हिम सोशल साइंस अंडरगोज 3
phases, that is pre-scientific phase, normal phase and paradigm shift. देखिए पैराडिगम क्या है. पैराडिगम एक्चुअली एक फेज, जैसे कोई थ्योरी बन गई, जैसे अभी हमने बोला था पहले कंसेप्ट बनता है, कंसेप्ट उसको बहुत सारे कंसेप्ट मिला के एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है. हाइपोथेसिस बनने के बाद ये थ्योरी, वो जो थ्योरी होती है वो भी फाइनल नहीं होती. ठीक, उसमें भी फिर अमेंडमेंट्स अल्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सोशल साइंस है. देयर इज़ नथिंग एन इटर्नल ट्रुथ, इट विल चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन द माइंड. ठीक, एक स्कॉलर ने एक तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किया, दूसरे स्कॉलर ने दूसरे, जैसे अभी मैंने कंसेप्ट ऑफ चेयर दिया था. ठीक है, जो पहला एक बंदा था जिसने, जैसे हम कंसेप्ट, उसने बोला था कि चेयर इज यूज्ड फॉर सिटिंग, तो उसका कंसेप्ट भी ठीक है. दूसरे ने बोला चेयर इज डिनोट्स अ पोजीशन, तो उसका भी कंसेप्ट ठीक है. तो दोनों का कंसेप्ट ठीक है. ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी सारी थ्योरी सोशोलॉजी में, सोशल साइंस में होती है, उनकी अमेंडमेंट होती है, उनकी अल्ट्रेशन होती है. ये डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा सोसाइटी प्रोग्रेस होगी, उतनी सारी उतना सारा मटेरियल, उतनी सारी थ्योरीज, उनकी क्रिटिक्स आगे आगे हम सोसाइटी पे. तो इसी तरीके से हमारी सोशोलॉजी में एक कंसेप्ट है पैराडिगम. तो ये क्या है, अब एक फेज है इन विच ए सिंगल थ्योरी और सेट ऑफ थ्योरी बिकम डोमिनेट ओवर अदर. ये कैसे बन जाती है डोमिनेट ओवर अदर? जैसे बहुत सारी थ्योरीज एक कंसेप्ट के बारे में दी गई है, फिर इनको कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद ये वाली थ्योरीज मानी जाती है कि दिस इज एक्चुअल थ्योरी नाउ. यानी वो भी एक्चुअल हम नहीं कहते उसमें, लेकिन एज कम्पेयर टू दोज थ्योरीज इट इज़ नाउ ऑथेंटिक वन. उसमें ये 3 फेजेस कैसे होंगे वो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा. जो पहला फेज होता है दैट इज प्री-साइंटिफिक फेज. प्री-साइंटिफिक फेज, द प्रेडिक्टिव थ्योरीज आर इनकम्प्लीट. जितनी भी सारी पैराडिगम में लेना है हमें थ्योरीज को, ठीक, उसमें हमें क्या करना है, जब हम उस फेज में हमको लेते हैं कि प्री-साइंटिफिक फेज में हम सारी थ्योरीज कंसिडर करते हैं, दीज आर इनकम्प्लीट. ठीक, हमें किसी भी थ्योरी को हम कंप्लीट नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी कंसेप्ट के बारे में 2 थ्योरीज ली, जैसे अभी चेयर का कंसेप्ट, हमने एक कंसेप्ट भी बोलना है ये रॉन्ग है, दूसरा कंसेप्ट, क्योंकि अभी तक हमने फाइनल नहीं किया है, क्योंकि उसको पैराडिगम शिफ्ट से गुजरना पड़ेगा, उस फेज से गुजरना पड़ेगा जहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस कंसेप्ट इज डोमिनेंट ओवर दैट कंसेप्ट. ठीक, अब उसके बाद नॉर्मल फेज. नॉर्मल फेज में थ्योरीज ट्राई टू कम्पीट विद वन अदर. फिर हम कंपैरिजन करते हैं, इस थ्योरी ने क्या बोला है, इस थ्योरी ने क्या बोला है. ठीक, अब इस थ्योरी ने ऐसा दिया है, इस थ्योरी ने ऐसा दिया है, तो कंपटीशन लग जाता है. उसके बाद पैराडिगम शिफ्ट जो तीसरा फेज है, द थ्योरी बिकम डोमिनेंट ओवर द अदर. जो वाली जब कंपैरिजन में एक थ्योरी हमें लगती है कि इस थ्योरी ने इससे ज़्यादा बोला है, ये अब ऑथेंटिक है, तो हम उसको उसी को बोलते हैं पैराडिगम शिफ्ट. ठीक, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट, आई होप कि आपको पैराडिगम समझ आ गए. फिर से भी एक बार बताऊँ, इट इज़ अ फेज इन विच ए सिंगल थ्योरी और ए सेट ऑफ थ्योरीज बिकम डोमिनेट ओवर अदर. तो सबसे पहले कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. हम अगर अल्टरनेटली फॉर एग्जाम्पल जून के सेशन में नहीं आया तो दिसंबर के सेशन में ये क्वेश्चन ज़रूरी होता है. तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, आप मटेरियल पे फिर आपको डिटेल्ड वहाँ पे आप जाओगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको कंसेप्ट दिया पैराडिगम शिफ्ट किसको बोला जाता है, पैराडिगम किसको बोला जाता है. अब उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको रिलेशन बिटवीन थ्योरी एंड पैराडिगम. देखिए, अब अगर रिलेशन क्या है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. क्यों? जब एक थ्योरी होगी तभी तो पैराडिगम बनेगा ना. जब वो थ्योरी एक होगी उसके बाद हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, एमेंड करेंगे, तब जाके फिर हम पैराडिगम की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दे आर इंटरलेटेड. ठीक, अब चैलेंजेस क्या है थ्योरीज की. देखो, सबसे पहला चैलेंज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, बहुत सारा डाटा अवेलेबल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैरिज. ठीक, अब अगर मैरिज की हम बात करें, एक सोसाइटी में एक तरीके से मैरिज होता है, दूसरी सोसाइटी में दूसरे तरीके से मैरिज. एक सोसाइटी में हम मोनोगमी परमिट करें, दूसरी सोसाइटी में पॉलीगमी परमिट करें, एक सोसाइटी में पॉलीएंड्री परमिट करते हैं, दूसरी सोसाइटी में. तो इसका मतलब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. तो देयर इज़ द चैलेंज ऑफ थ्योरी. तो वी कैन नॉट से इन ए फाइनल ऑथेंटिक थ्योरी, वी कैन नॉट से दैट इन सोसाइटी मैरिज इज ओनली मोनोगैमस, वी कैन नॉट से दैट मैरिज इज पॉलीगैमस. ठीक, तो ये एक चैलेंज होता है थ्योरी के बारे में. उसके बाद जितनी भी क्योंकि सोशल चेंज आती है, डेट्स आल्सो चैलेंज टू द थ्योरी. ठीक, तो वो जैसे वर्ल्ड वार हुआ, ठीक, या फ्रेंच रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब डेटा जनरेट हुआ. डेटा जनरेट के बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी इसलिए कि इसी लिहाज से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी थ्योरीज में.
तो उसके बाद आ, एक मिसकंसेप्शन था हमारे सोशोलॉजी के बारे में कि इट इज़ कंसिडर्ड दैट सोशोलॉजी विल कंप्लीटली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, बट इट इज एक्चुअल वर्क इज ओनली टू एनालाइज देयर स्टडी। एक कंसेप्ट था, एक मिथ थी हमारे, मिसकंसेप्शन था कि जब सोशोलॉजी का वजूद है तो सोशोलॉजी सोसाइटी को ठीक करेगी। नहीं, इट्स नॉट दैट थिंग, दैट होल सोसाइटी विल बी चेंज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी। नो, सोशोलॉजी का एक्चुअल काम है एनालाइज करना थिंग चीज़ों को। सोशोलॉजी विल ओनली एनालाइज थिंग्स। ठीक, तो सोशोलॉजी सिर्फ एनालाइज कर सकती है। सोशोलॉजी विल मेक प्रेडिक्शंस, अगर ये नहीं हुआ ये ऐसा हो सकता है। दीज प्रेडिक्शंस कैन फेल लेटर ऑन इन सोसाइटी। दीज प्रेडिक्शंस कैन जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जब कंसेप्ट ऑफ फैमिली आया तो फैमिली में हमने बोला न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। ठीक, अब सोशोलॉजी ये कभी नहीं कह सकती है कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है या जॉइंट फैमिली अच्छी है। किसी किसी कल्चर में न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है, किसी किसी कल्चर में जॉइंट फैमिली अच्छी है। ठीक, तो ये बिकॉज जैसे पहले ही मैंने बोला डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो देयर इज़ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया चैलेंज टू द थ्योरीज। उसके बाद जो आपका चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 आपका डील करता है सोशल रियलिटी से, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सोशल रियलिटी किसको बोला जाता है। Social reality can be defined as a level of phenomena that emerges through social interaction and that cannot be reduced to the intentions of individuals। देखिए, ये डिफिनेशन आप याद करके रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अगर आपको ये डिफिनेशन समझ आ गई तो मान लीजिए आपको कंसेप्ट ऑफ सोशल रियलिटी भी समझ आ गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के बारे में बाद हम जाएंगे। ठीक, पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल रियलिटी क्या है। तो सोशल रियलिटी इज डिफाइंड एज अ लेवल ऑफ फिनोमिना दैट इमर्ज थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू द इंटेंशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे लैंग्वेज है हमारे, रिलीजन है हमारा, मैरिज है, फैमिली है, दीज आर रियलिटीज, दीज आर सोशल रियलिटीज। वी कैन नॉट, दीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू द इंटेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। जैसे देयर आर मनी सोसाइटीज एंड मनी कल्चर्स, बट व्हाट इज कॉमन अमंग देम इज दैट सोशल रियलिटी। और सोशल रियलिटी जैसे मैरिज है, पिछली सोसाइटी में भी था, इस सोसाइटी में। अब फ़र्क सिर्फ इतनी है कि अगर पिछली सोसाइटी में कम हिसाब से चलता था, आज थोड़ा अलग तरीके से चलता है, जैसे कस्टम चेंज होता है। बट रियलिटी क्या है मैरिज, रियलिटी क्या है लैंग्वेज, रियलिटी क्या है इंस्टीट्यूशन, वो रियलिटी रहेगी। तो ये मतलब ये इसीलिए बनी सोसाइटी से कॉमन क्या है, ये जो सोशल रियलिटी है इट परपेचुएट इटसेल्फ थ्रू यंगर जनरेशन। तो आगे चले जाए पिछले जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। बट दिस डज नॉट यूजुअली सक्सीड इन सोशल रियलिटी ऑफ ईच जनरेशन हैज सेवरल पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द प्रोसीडिंग जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बोला रियलिटी, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, लैंग्वेज एंड रिलीजन। ठीक, अब यहाँ पे गौर करने की बात एक चीज़ है, जितनी भी सारे रियलिटीज़ हमारी सोसाइटी में, जैसे पहले मैंने बोला कि वी कैन नॉट रिड्यूस इट टू द इंटेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल का इसमें रोल नहीं रहता कि इस रियलिटी को वो रोक सके, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए चले। लेकिन ये रियलिटी ख़त्म भी हो सकती है अगर ये जनरेशन से लेकर जनरेशन तक पास ना हो। ये कैसे पास होगी जनरेशन, उसके लिए उसी को कहा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी। उसी को कहा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी करना, कंस्ट्रक्ट करना रियलिटी। क्योंकि अगर ये रियलिटी है, अगर किसी चीज़ को हम बोलेंगे ये नहीं है, ये नहीं, या उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एक वक्त आएगा वो सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ सिस्टम से ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मैरिज है, मैरिज में हमने लीगली एक बॉन्ड लिखा जाता है, चाहे मुस्लिम मैरिज है चाहे जो भी मैरिज है, उसमें एक लीगल एक प्रोसीजर होता है कि दीज टू इंडिविजुअल आर टाइड इन द विद द बॉन्ड ऑफ मैरिज। ठीक, अगर हमने ये बॉन्ड सिस्टम ख़त्म किया तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये भी ज़रूरी है। दे कैन अंडरगो रिलेशन विद वन अनदर विदाउट एनी लीगल बॉन्ड। ठीक, इसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी का कंसेप्ट आया इस वजूद में।
अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको, क्योंकि अगर मैं थोड़ा डिफाइन करूँ, द सोशल फैब्रिक ऑफ एनी सोसाइटी इज़ फ्रैगाइल कंस्ट्रक्ट, इट हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड रिन्यूड थ्रू रिचुअल्स एंड जस्ट इन इंटरेक्शन। जैसे भी बोल रहा था कि जो सोसाइटी का जो फैब्रिक है इट्स वेरी फ्रैगाइल, कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब ये कैसे मजबूत बनेगा, उसके लिए रिचुअल्स, इंटरेक्शंस होनी चाहिए, तब जाके सोसाइटी में रियलिटी का कंसेप्ट वजूद में रहेगा, अदरवाइज दिस रियलिटी विल डिमिनिश। तो इसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूंगा, अब ये कैसे होगा, रियलिटी कंस्ट्रक्ट कैसे होगी, इसके लिए हमारे पास एजुकेशन है, इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज है, इसके लिए हमारे पास सोशलाइजेशन है। तो लैंग्वेज से क्या होता है, लैंग्वेज से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू लैंग्वेज हम रियलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं, थ्रू एजुकेशन हम रियलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर द रियलिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। और एजुकेशन कंट्रोल करते हैं और परपेचुएट रियलिटी करते हैं। सेम सोशलाइजेशन भी ऐसा करता है और लैंग्वेज भी ऐसी, या सोशल प्रोसेस हमारे हैं, ठीक। उसके बाद हाँ, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल पड़ता है किसमें, इसमें सोशल रियलिटी को प्रिजर्व करने में, सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में। उसके बाद एक और कंसेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी। डिकंस्ट्रक्शन ऑफ उस वक्त कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद डिकंस्ट्रक्ट, यानी अगर हमने लूज इंटरेक्शंस किए, अगर हमने ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर किया है, जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सोसाइटी में हुई जिससे वो रियलिटी ख़त्म होगी, तो उसको हम बोलते हैं डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशलिटी। तो दिस ऑल अबाउट MSO 001, पहला ब्लॉग जो हमारा है अप्रोच टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी। मुझे पता है कि इतने कम टाइम में आपको इतने सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होंगे, बट एक हिंट आपको मिली इससे, एक हिंट आपको मिली कि एक ऐसा कंसेप्ट आपको मिला जहन में कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जितने भी सारे कंसेप्ट इसमें, या जैसे मैंने अभी बोला, थोड़ा मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करूँ आपको, जो थ्योरी, कंटेक्स्ट थ्योरी या प्रोमिनेंस ऑफ सोशलिज्म या एनलाइटमेंट, इनके बारे में मैंने नहीं बताया, बट ये आगे जाकर आपको हर एक चैप्टर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी इस चैनल को फॉलो कीजिए, हम आपको एक एक कंसेप्ट ट्राई करेंगे अच्छी तरीके से समझाने के लिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी सारे स्कॉलर्स, जितने भी सारे स्टूडेंट, जितने भी सारे सोशोलॉजी के स्टूडेंट, चाहे इग्नू के हैं चाहे अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो भी बेनिफिट ले सकें। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि किसी और चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।